हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो फ्रेंड, आज मैं आप सभी को स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आप सभी के 6 सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के सेमेस्टर एग्जाम में फंसने के पूरे चांसेस रहेंगे। बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर आपने पूरे सेमेस्टर पढ़ाई नहीं किया है, अगर आप वन नाइट फाइट के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे वीडियो को फॉलो कीजिएगा। हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन से 3 वीडियो मैंने बनाया हुआ हूँ। तो पहला वीडियो जो था आप सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप सभी के क्वांटम से टिक कराया था। सेकंड वाले में हम यूनिट फर्स्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किए थे, तो आप सेकंड पार्ट का भी वीडियो देख लीजिएगा। ये हमारा पार्ट नंबर 3 है, मतलब कि एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है, लेकिन वैसे देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल मशीन का पार्ट नंबर 3 वीडियो है। तो इस वीडियो में देखिए फ्रेंड, हम बहुत सारे टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं जो आप सभी के छूटे हुए थे, फर्स्ट पार्ट में हम नहीं डिस्कस कर पाए थे। अब हम सेकंड पार्ट में सारा एक तरफ से डिस्कस कर लेंगे और अच्छे से समझाएंगे डिटेल्स में। तो बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम क्या क्या टॉपिक बताने वाले हैं, पहले हम टॉपिक नेम बता देते हैं, उसके बाद फिर अपने नोट्स के माध्यम से सारा चीज़ जल्दी क्लियर करते हुए निकलेंगे। हो सकता है ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए, आज मान के चलिए 1.5 से 2 घंटे भी लग सकते हैं आपसे, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। तो यूनिट फर्स्ट तो हो चुका था, अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 2 से। तो यूनिट 2 में एसी सर्वो मोटर में एसी सर्वो मोटर का कंस्ट्रक्शन, टॉर्क, स्पीड, कैरेक्टरिस्टिक्स, परफॉर्मेंस और इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज वगैरह हम करते हैं एसी सर्वो मोटर का, ठीक है। और इसके टाइप्स कितने होते हैं, उन टाइप्स के वर्किंग प्रिंसिपल सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। और यूनिट 3 में स्टेपर मोटर क्या होता है, स्टेपर मोटर के टाइप्स जैसे कि हाइब्रिड स्टेपर मोटर, स्विच्ड रिलेक्टेंस मोटर का प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन डिटेल्स और एप्लीकेशन सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। उसके बाद आज डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ परमानेंट मैग्नेट। यूनिट 4 का ये टॉपिक है, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर और रिलेक्टेंस मोटर क्या होता है, उसके बाद हिस्टेटिस मोटर क्या होता है। इन सभी का कंस्ट्रक्शन डिटेल्स, एप्लीकेशन, ऑपरेशन और कहाँ कहाँ यूज करते हैं, सारा चीज़ एकदम डिटेल्स में चर्चा करेंगे, ठीक है। और यूनिट 5 का हम बताने वाले हैं सिंगल फेज कम्यूटेटर मोटर्स, यूनिवर्सल एंड रिपल्सन मोटर, लीनियर इंडक्शन मोटर। तो सारे चीज़ों को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, बस आप हमारा थोड़ा साथ दीजिएगा और वीडियो को पूरा लास्ट तक सीन कीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मेरा नोट्स आप सबके सामने आ चुका है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर से। तो सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर जो होता है आप सभी का 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है रिलेक्टेंस मोटर, एक होता है हिस्टेटिस मोटर। देखिए फ्रेंड, बताना चाहूँगा कि आप सभी के 6 सेमेस्टर का प्लेलिस्ट बना दी है, उस प्लेलिस्ट में जा करके आप अपने 6 सेमेस्टर के सभी वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे हम प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को ऐड कर दिए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप वीडियो की लिस्ट में जाएंगे तो बहुत सारे वीडियो हम डालते रहते हैं, आप सभी की वैकेंसी नोटिफिकेशन अपडेट पर वीडियो डालते रहते हैं, तो वहाँ पर आप ढूंढ नहीं पाएंगे। तो आप हमारे प्ले में जाना है और प्ले में आप 6 सेमेस्टर के प्ले में जा करके सारे वीडियो को अपना देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर से। तो सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है रिलेक्टेंस मोटर और एक होता है हिस्टेटिस मोटर। ये दोनों जो होते हैं वो सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होते हैं, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि रिलेक्टेंस मोटर क्या होता है। तो रिलेक्टेंस मोटर का एप्लीकेशन जान लीजिए। तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो इट इज़ वाइडली यूज फॉर कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन। इसका उपयोग हम बहुत ज़्यादा करते हैं कहाँ पे, जहाँ पे हमें कांस्टेंट स्थिर गति की आवश्यकता होती है। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो वहाँ इलेक्ट्रिकल क्लॉक टाइमर में, सिग्नलिंग डिवाइस में, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स में और फोनोग्राफ में किसका यूज़ करते हैं, रिलेक्टेंस मोटर का, ठीक। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं रिलेक्टेंस मोटर के कंस्ट्रक्शन डिटेल्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी इक्विपमेंट होता है, फिर मोटर, जनरेटर, तो हम पहला चीज़ डिस्कस करते हैं स्टेटर, फिर उसके बाद फिर रोटर की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्टेटर बताते हैं। तो स्टेटर ऑफ रिलेक्टेंस मोटर, स्टेटर में बी एनी ऑफ द स्टेटर ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, बट जनरली वी आर टेकिंग स्टेटर ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। तो जो रिलेक्टेंस मोटर का स्टेटर होता है वह किसी भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह बनाया जा सकता है, आप मतलब ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम जनरली जो यूज करते हैं, प्रेफर्ड करते हैं, वो हम प्रेफर्ड करते हैं कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर होता है वही स्टेटर प्रेफर्ड करते हैं रिलेक्टेंस मोटर में, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन रिलेक्टेंस मोटर स्टेटर इज ऑफ स्टेटर ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। तो रिलेक्टेंस मोटर में जो स्टेटर होता है वह कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर के कैपेसिटर स्टेटर के समान होता है, ठीक। मीन्स देयर विल बी ए सेंट्रीफ्यूगल स्विच, मतलब कि यहाँ पे भी आप सभी के स्टेटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उपयोग करते हैं, ठीक। स्टेटर इज लाइक स्टेटर ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर
तो इसका जो स्टेटर होता है वो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर की तरह ही होता है, ये हम तीसरी बार बता रहे हैं वही चीज़। आगे देखिए, बट रोटर इज सेम एज द रोटर ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, बट सेम रोटर मटेरियल ऑन द पेरीफेरी ऑफ रोटर इज एलिमिनेटेड टू क्रिएट द एडिशनल एयर गैप। तो यहाँ का रिलक्टेंस मोटर का जो रोटर होता है, जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का रोटर होता है उसके जैसा होता है, और यहाँ पर जो इसका पेरीफेरी होता है उसमें जो एयर गैप होता है वह मतलब एक समान नहीं होता है, मतलब कहीं ज़्यादा तो कहीं कम होता है, ठीक है। तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का रोटर आप सबके सामने है। तो ये रोटर का डायग्राम का अगर हम बात करें तो ये है आप सभी का सैलियन टाइप का रोटर, और यहाँ पे जो बीच में दिख रहा है ये खांचा, इसको कहते हैं एयर गैप। और ये है आप सभी का जो रेड कलर से हम ये खींचे हैं सर्कल, ये आप सभी का इंड रिंग है, ठीक है। और ये कॉपर का बना होता है, कॉपर और एल्यूमिनियम बार एम्बेडेड इन द रोटर स्लॉट्स। जो रोटर स्लॉट्स यूज करते हैं हम इसमें, वो कॉपर या फिर एल्यूमिनियम का बना होता है, ठीक। तो आगे देखिए, एंड दे आर शॉर्ट सर्किट एट बोथ एंड ऑफ द रोटर बाय द सेम मटेरियल। तो जो रोटर का एंड होता है वो शॉर्ट सर्किट होता है किसी एक इंड रिंग से, और जो इंड रिंग बना होता है वो जो रोटर का स्लॉट जिस मटेरियल से बना होता है वही सेम मटेरियल से आप सभी का इंड रिंग भी होता है, ठीक। तो वही चीज़ हम आगे लिखे यहाँ पे कि यूज ऑफ टू थिक इंड रिंग ऑफ द सेम मटेरियल्स, द रिलक्टेंस मोटर आर सब्जेक्टेड टू कॉगिंग एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, दिस इज ड्यू टू silency of the rotor. The cogging can be minimized by skewing and by having the rotor slots not exactly equal to the stator slots or integral multiple। तो यहाँ पे जो रोटर रिलक्टेंस मोटर में जो रोटर हम यूज करते हैं वो कॉगिंग को ख़त्म करने के उद्देश्य से भी हम लगाते हैं। इसमें जो कॉगिंग को ख़त्म करना रहता है तो इसमें स्कीविंग करते हैं, कहने मतलब है जो रोटर में हम बार का यूज करते हैं वो तिरछा लगाते हैं, किसी एंगल पर तिरछा लगाते हैं, और जो रोटर का नंबर ऑफ स्लॉट्स है उसको हम स्टेटर के नंबर ऑफ स्लॉट्स के इक्वल नहीं रखते, क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे तो दोनों के बीच में मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगा, जिसकी वजह से आप उसका जो रोटर है स्टार्टिंग में क्रॉलिंग प्रोसेस होने लगेगा उसमें। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के रिलक्टेंस मोटर को लेकर के। तो यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट है द मोटर विल ऑपरेट एट ए कांस्टेंट स्पीड अप टू 200% ऑफ द फुल लोड टॉर्क। तो जो आप सभी का मोटर है यह एक कांस्टेंट स्पीड पे चलता है, मान के चलिए कि फुल लोड टॉर्क का 200% पे ये ऑपरेट होता है रिलक्टेंस मोटर, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हम रिलक्टेंस मोटर अगर ना भी बोलें तो भी आप समझिए कि रिलक्टेंस मोटर की ही सारी बात की जा रही है, क्योंकि जो टॉपिक चल रहा है वो रिलक्टेंस मोटर का चल रहा है, ठीक। तो पॉइंट नंबर 2 है द वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क इज बिटवीन 300% टू 400% ऑफ द फुल लोड टॉर्क। तो अगर हम इसके स्टार्टिंग टॉर्क की बात करें रिलक्टेंस मोटर का, तो फुल लोड टॉर्क के 300 से लेकर के 400% के बीच में होती है। पॉइंट नंबर 3, सिंस द रोटर इज अनएक्साइटेड एंड हैज साइलेंस द पावर फैक्टर इज लो देन द इक्विवेलेंट इंडक्शन मोटर। तो इसका जो पावर फैक्टर होता है वो इंडक्शन मोटर के पावर फैक्टर से कम होता है, क्योंकि इसका जो रोटर होता है वह अनएक्साइटेड होता है। आगे देखिए, द मैक्सिमम आउटपुट इज लो ड्यू टू नो डीसी एक्साइटेशन इन द रोटर। तो इसका जो मैक्सिमम आउटपुट है वो हमेशा कम होता है, क्यों? क्योंकि इसमें हम रोटर में डीसी एक्साइटेशन का यूज नहीं करते हैं, इस वजह से इसका जो आउटपुट आता है वो हमेशा लो वैल्यू में आता है। आगे देखिए, देयर फॉर द साइज ऑफ द रिलक्टेंस इज लार्जर देन एन इक्विवेलेंट 3-फेज सिंक्रोनस मोटर। तो अगर रिलक्टेंस मोटर के हम साइज की बात करें तो इसका साइज जो होता है वह बड़ा होता है, किससे? 3-फेज इंडक्शन मोटर से। तो आगे देखिए, एडवांटेज की हम बात कर लेते हैं, रिलक्टेंस मोटर का एडवांटेज क्या होता है। तो द मेन एडवांटेज ऑफ रिलक्टेंस मोटर इज सिंपल इन कंस्ट्रक्शन। तो जो इसका मेन एडवांटेज है रिलक्टेंस मोटर का, ये कंस्ट्रक्शन में सिंपल होता है। तो नो स्लिप रिंग एंड ब्रूसेस एंड नो डीसी सप्लाई इज रिक्वायर्ड, लो कॉस्ट एंड ईजी मेंटेनेंस। तो यहाँ पे किसी स्लिप रिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ब्रूस का ज़रूरत नहीं पड़ता है, किसी डीसी सप्लाई का ज़रूरत नहीं पड़ता है, इस वजह से यह कॉस्ट में सस्ता होता है, इसका मेंटेनेंस चार्ज भी बहुत कम आता है औरों का भी अच्छा। अब चलिए फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल का, रिलक्टेंस मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल का। तो इसका देखिए, जो कंस्ट्रक्शन डिटेल्स है सर्किट का वो कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ पे ये रोटर है,
ये रोटर शॉर्ट सर्किट है इसका इंडरिंग, और ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है, ये स्टेटर कैपेसिटर लगा हुआ है स्टैटिक, और ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ये मेन वाइंडिंग है। इधर से हम सप्लाई दे रहे हैं और ये NS गति से आप सभी का रोटर मूव कर रहा है। ठीक, तो आगे देखिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल की हम बात करने वाले हैं। तो सिंगल फेज का सप्लाई हम दिए हैं रोटर पर, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो एट t बराबर 0 पर, मतलब स्टैंड स्टिल कंडीशन में जो आप सभी का रोटर का स्पीड होता है उसकी वैल्यू 0 होती है स्टार्टिंग में। तो दिस रोटर विल स्टार्ट लाइक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। यह जो रोटर होता है ये सेम टू सेम स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर जैसे जिस प्रिंसिपल पे स्टार्ट होता है, फिर जैसे जो भी प्रोसेस स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का होता है, सेम वही प्रोसेस रिलक्टेंस मोटर का भी होता है। और तो उम्मीद करते हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर तो आप लोग पिछले सेमेस्टर में पढ़े होंगे और उसका आप जानते भी होंगे कैसे स्टार्ट होता है। पोनी मोटर के द्वारा, डेम्पर वाइंडिंग के द्वारा यूज करके हम लोग स्टार्ट करते थे। लोड की कंडीशन में हम पोनी मोटर के द्वारा यूज करते थे, और नहीं लोड की कंडीशन में डेम्पर वाइंडिंग का लगा, मतलब पोल शू में लगा करके मोटर को स्टार्ट करते थे, और नो लोड की कंडीशन में हम पोनी मोटर के द्वारा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते थे। तो सेम ये भी उसी प्रोसेस पे स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए अगर NS की वैल्यू NR से ज़्यादा है और आप नंबर ऑफ पोल की वैल्यू मान रहे हैं 2, तो आगे देखिए आफ्टर मैग्नेटिक लॉकिंग द रोटर विल रोटेट्स विल सिंक्रोनस स्पीड। तो जब ये मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाता है तो इसका जो रोटर होता है रिलक्टेंस मोटर का, वो सेम सिंक्रोनस स्पीड से सिंक्रोनस मोटर के जैसा मूव करने लगता है। ठीक, तो ये रिलक्टेंस मोटर का टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है आप सबके सामने, इधर टॉर्क इधर स्पीड, और ये सब आप अपने कॉपी में बना लीजिएगा और इसको कोशिश कीजिएगा कि सेमेस्टर एग्जाम की कॉपी में अच्छे से इस ग्राफ को प्रदर्शित कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है और आप को मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। ठीक, तो ये देखिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स गई है ये ओनली मेन वाइंडिंग की है, और जब हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग लगा देते हैं तो आप सभी की टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ से जाने लगती है। ठीक, इधर पुल आउट टॉर्क होता है, ये जो पूरा रेंज है ये आप सबका ऑपरेटिंग रेंज है। तो चलिए आप सभी का रिलक्टेंस मोटर यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम दूसरे मोटर की बात करते हैं, हिस्टैरिसीस मोटर। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कॉपी पे नोट नहीं कर रहे हैं चीज़ों को तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं। तो हिस्टैटिस मोटर की हम बात करते हैं, तो ए हिस्टैटिस मोटर इज बेसिकली ए सिंक्रोनस मोटर विथ यूनिफॉर्म एयर गैप विदाउट DC एक्साइटेशन। दिस मोटर मे ऑपरेट फ्रॉम सिंगल फेज और 3 फेज सप्लाई इन ए हिस्टैटिस मोटर। टॉर्क इज प्रोड्यूस ड्यू टू हिस्टैरिसीस और एडी करंट प्रोड्यूस इन इट। तो देखिए हिस्टैरिसीस मोटर क्या होता है, यह भी एक प्रकार का देखा जाए तो सिंक्रोनस मोटर की ही तरह वर्क करता है, और इसमें जो एयर गैप होता है वो यूनिफॉर्म होता है, और यह यहाँ पे DC एक्साइटेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ये अंतर है सिंक्रोनस मोटर और हिस्टैरिसीस मोटर के बीच में। और सिंक्रोनस मोटर में क्या होता था, DC एक्साइटेशन की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है हिस्टैरिसीस मोटर में DC एक्साइटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, दिस मोटर में ऑपरेट फ्रॉम सिंगल फेज और 3 फेज सप्लाई। तो आप सभी का जो हिस्टैरिसीस मोटर होता है वो सिंगल फेज पे भी ऑपरेट करता है और 3 फेज सप्लाई पे भी ऑपरेट करता है। तो आगे देखिए हिस्टैरिसीस मोटर जो होता है वो टॉर्क को प्रोड्यूस करता है हिस्टैरिसीस और एडी करंट के कारण। मतलब जो हिस्टैरिसीस मोटर होता है इसमें अगर हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क जो होता है वो हिस्टैरिसीस करंट और एडी करंट के प्रोड्यूस होने के कारण यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होता है हिस्टैरिसीस मोटर में। तो चलिए इसके स्टेटर की बात कर लेते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन डिटेल्स की। तो स्टेटर में बी मेड एज 3 फेज स्टार्टर ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो जो हिस्टैरिसीस मोटर का स्टेटर होता है वो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के स्टेटर के समान भी ही होता है हिस्टैरिसीस मोटर का स्टेटर। तो ये स्टेटर आप सबके सामने है। द स्टेटर नॉर्मली यूज ऑफ स्टेटर ऑफ परमानेंट स्टार्ट कैपेसिटर मोटर। आगे देखिए हिस्टैरिसीस मोटर का रोटर। तो अभी तो आपने स्टेटर देख लिया, अब हम बात करते हैं रोटर का। तो देखिए रोटर आप सबके सामने है, इसको बोलते हैं ऊपरे वाले पार्ट को आर्वर, और ये अगर स्मॉल मशीन है तो ये जो आर्वर है ये सॉलिड होता है, और ये जो और इसके जो नीचे का लेयर है ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है लाइक एल्यूमिनियम। और ये जो ऊपर का पार्ट है द बिग मशीन दिस लेयर इज मेड लेमिनेटेड। तो चलिए कुछ हम मैग्नेटिक मटेरियल की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल।
तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में अगर हम बात करें कौन कौन सा मटेरियल आता है फिर लगता है, तो कोबाल्ट स्टील, कोबाल्ट, वेलेडियम और क्रोम स्टील, एल्निको, ये सब हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल हैं। ठीक, और आप देख सकते हैं हिस्टेटिस लूप है ये। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम को अच्छे से देखिए और सभी पॉइंट को एक बार रीड कर लीजिएगा, OBCAHB। तो जहाँ पे जो एच है, अगर हिस्टेटिस लूप की बात करें तो हिस्टेटिस लूप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और फ्लक्स डेंसिटी के बीच में खींची जाती है। जो यहाँ पे ये OB दिख रहा है आपको, ये रेजिडुअल मैग्नेटिज्म मटेरियल का, मतलब रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है किसी मैग्नेटिक मटेरियल का। और जो आपको OC दिख रहा है यह कोरेसिव फोर्स है। तो अगर आपका BH वक्र कर्व बड़ा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे हिस्टेटिस लॉसेस ज़्यादा हो रहा है। अगर BH कर्व अगर चौड़ा है तो ज़्यादा रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होगा। ठीक है, अगर बड़ा है तो हिस्टेटिस लॉसेस ज़्यादा हो रहा है। अगर BH वक्र चौड़ा है तो वहाँ पे रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ज़्यादा होता है। ठीक, तो रेक्टेंगुलर BH लूप इज आइडियल मटेरियल फॉर मेकिंग द हिस्टेटिस लूप मोटर। तो हिस्टेटिस मोटर का अगर हम BH कर्व की बात करें तो उसका जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर के फॉर्म में होता है, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा, ये रेक्टेंगुलर शेप में रहता है BH कर्व। ठीक, किसका? हिस्टेटिस मोटर का। तो फ्रेंड्स चीज़ों को नोट करते रहिएगा क्योंकि हम बहुत रुक करके तो नहीं पढ़ा रहे हैं, तो हमें भी लग रहा है कि हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, क्योंकि इस वजह से फास्ट चल रहे हैं क्योंकि आप सबका सेमेस्टर एग्ज़ाम कल होना है और लगभग सभी टॉपिक को रिवाइव कराना है हमको। बाकी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, अगर आपको अलग से किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, चाहे इलेक्ट्रिकल मशीन का कोई भी टॉपिक हो, उस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे आप सभी के लिए। ठीक है, और कहना चाहेंगे अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और टेक्निकल स्टूडेंट हैं, AKTU से BTech कर रहे हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सभी को AKTU से रिलेटेड इसी प्रकार की वीडियो हमेशा सेमेस्टर वाइज मिलता रहे। तो स्टेटर की हम बात कर लेते हैं, स्टेटिस मोटर का। तो स्टेटर ऑफ परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर का स्टेटर होता है। तो इसका जो स्टेटर होता है वो परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर का जो स्टेटर होता है वही सेम स्टेटर हिस्टेटिस मोटर का भी होता है। नो सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच का रिक्वायर्ड नहीं होता है, मतलब आवश्यकता नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं इसका सर्किट डायग्राम, इधर मेन वाइंडिंग, इधर ऑक्सिलरी वाइंडिंग, और ये आप सभी का रोटर। आगे चलिए, तो अगर हम हिस्टेटिस मोटर के रोटर की बात करें तो ये हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। तो स्टार्टिंग कंडीशन में जो रोटर का स्पीड होता है वो 0 होता है और रोटर इज इन स्टैंड स्टिल कंडीशन। NS बराबर स्टडी ED करेंट प्रोड्यूस। जो रोटर होता है वो दो प्रकार पे वर्क करता है, मतलब रोटर में दो प्रकार के लॉसेस होते हैं, एक होता है हिस्टेटिस लॉसेस, एक होता है ED करेंट लॉसेस। तो अगर हम रोटर की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है F2 बराबर SF1 होता है। F1 यहाँ पे स्टेटर का फ्रीक्वेंसी और S है यहाँ पे स्लीप। वेयर वही चीज़ हम लिखे हैं, वेयर F2 बराबर रोटर इंड्यूस वोल्टेज फ्रीक्वेंसी एंड F1 बराबर स्टेटर इनपुट फ्रीक्वेंसी। तो देयर आर टू टॉर्क डेवलप्ड इन द रोटर, तो यहाँ पे दो टॉर्क डेवलप होता है। टॉर्क ड्यू टू हिस्टेटिस लॉस कॉल्ड हिस्टेटिस टॉर्क, टॉर्क ड्यू टू ED करेंट लॉस कॉल्ड ED करेंट टॉर्क। तो यहाँ पे दो टॉर्क जनरेट होता है, एक टॉर्क जनरेट होता है हिस्टेटिस लॉस के कारण और एक टॉर्क जनरेट होता है ED करेंट लॉसेस के कारण। जो हिस्टेटिस लॉस के कारण जनरेट होता है उसको कहते हैं हिस्टेटिस टॉर्क, और जो ED करेंट लॉस के कारण जनरेट होता है उसको कहते हैं ED करेंट टॉर्क। तो हम बात कर लेते हैं हिस्टेटिस लॉस के फार्मूले की। तो PH बराबर होता है ईटा B मैक्स 1.6 F2 वैल्यूम, और ED करेंट लॉसेस का जो फार्मूला होता है वो होता है ईटा B मैक्स स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर वैल्यूम। तो देखिए अगर आप सारा चीज़ डिराइव करके जब निकालेंगे तो आएगा क्या, हिस्टेटिस टॉर्क जो लग रहा है हिस्टेटिस लॉसेस की वजह से वह कांस्टेंट होता है, कहने मतलब है वो फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज नहीं करता है। ठीक, तो इस वजह से जो इसका हम वेवफॉर्म दिखाएंगे स्पीड और टॉर्क का, जो हिस्टेटिस लॉस के कारण जो टॉर्क जनरेट हो रही है उसका अगर स्पीड के साथ रिलेशन दिखाएंगे कर्व, तो कुछ इस प्रकार का रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ED करेंट लॉस में
जब ये पूरा फार्मूला डेरिवेट कराएंगे तो देखिए हम डेरिवेट नहीं कराना चाहते क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो जब आप पूरा कैलकुलेट करके निकालेंगे तो जो ईडी करंट लॉस के कारण जो आपका टॉर्क जनरेट होगा वह स्लिप पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब है स्लिप के साथ चेंज होता है कुछ इस प्रकार। टी मतलब है ईडी करंट लॉस के कारण जो टॉर्क जनरेट हो रहा है वो, तो ये अनुपाते आता है यस। और जबकि उधर क्या था, स्टैटिक लॉस के कारण जो टॉर्क जनरेट हो रहा था वह प्रोपोर्शनल मतलब कांस्टेंट था। तो ये देखिए टी चेंजेस हो जाएगा स्लीप के साथ, तो कुछ वेव फॉर्म कुछ इस प्रकार का दिखेगा आप सभी को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो टॉर्क है वो स्लीप के साथ चेंज हो रहा है। तो आप इस वाले कर्व और पीछे वाले कर्व को दोनों को मिला करके वो ओवरऑल इक्विवेलेंट कर्व को आप ऐसा दिखा सकते हैं रिजल्टेंट टॉर्क आप सभी का। रिजल्टेंट टॉर्क में टी मतलब ईडी करंट लॉसेस के कारण जो टॉर्क जनरेट हुआ है और टी एच मतलब हिस्टैटिस लॉसेस के कारण जो टॉर्क जनरेट हुआ है, दोनों को मिला करके रिजल्टेंट टॉर्क की वैल्यू कुछ इस प्रकार के आ जाएगी। ठीक, कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जैसे कि एट स्टार्टिंग कंडीशन हिस्टैटिस टॉर्क एंड ईडी करंट टॉर्क बोथ आर एक्टिंग बट एट सिंक्रोनस स्पीड ओनली स्टैटिस टॉर्क विल एक्ट एंड मोटर विल रन विथ सिंक्रोनस स्पीड ओनली ऑन सिंक्रोनस टॉर्क। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्टार्टिंग कंडीशन में आप सभी का हिस्टैटिस मोटर पर हिस्टैटिस टॉर्क और ईडी करंट टॉर्क दोनों वर्क करता है, लेकिन जब ये सिंक्रोनस स्पीड अपना चलने लगता है तो उस वक्त ओनली वन हिस्टैटिस टॉर्क वर्क करता है, ईडी करंट टॉर्क वर्क नहीं करता है, मतलब उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। एंड मोटर विल रन विथ सिंक्रोनस स्पीड ओनली ऑन हिस्टैटिस टॉर्क। तो चलिए, हिस्टैटिस मोटर से लगभग बहुत सारी चीज़ें हो चुकी होंगी, आप सबको कंटेंट मिल चुका होगा एग्जाम में लिखने के लिए। थोड़ी बातें यहाँ पे और है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। दिस इज बिकॉज इट ऑपरेट एट वन स्पीड कॉल्ड सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर इज अनस्लॉटेड विथ परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर स्टेटर। द ऑपरेशन ऑफ द हिस्टैटिस मोटर इज स्मूथनेस एंड क्वाइस्ट रनिंग, दैट्स वाई हिस्टैटिस मोटर इज प्रेफर्ड फॉर। तो देखिए, हिस्टैटिस मोटर का अगर हम एप्लीकेशन की हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहेंगे, यह जो मोटर होता है ऑपरेट करता है ओनली वन स्पीड पर, जो कि कहलाता है सिंक्रोनस स्पीड। इसका जो रोटर होता है वो अनस्लॉटेड होता है और इसमें हम परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर स्टेटर का यूज करते हैं। द ऑपरेशन ऑफ द हिस्टैटिस मोटर इज स्मूथनेस एंड क्वाइस्ट रनिंग। तो जो हिस्टैटिस मोटर होता है इसका जो ऑपरेशन होता है वो स्मूथनेस होता है और क्वाइस्ट होता है, मतलब क्वाइस्ट रनिंग होता है, इसमें ज़्यादा नॉइज नहीं होता है। ठीक, दैट वाई हिस्टैटिस मोटर इज प्रेफर्ड फॉर। इस वजह से हिस्टैटिस मोटर का जो हम यूज करते हैं वो क्वालिटी साउंड में यूज करते हैं। देखिए, ये एप्लीकेशन है हिस्टैटिस मोटर का, तो क्वालिटी साउंड में करते हैं, रिप्रोडक्शन सिस्टम में करते हैं, रिकॉर्ड प्लेयर में करते हैं, टेप रिकॉर्डर में करते हैं, इलेक्ट्रिक क्लॉक एंड अदर टाइम डिवाइसेस में करते हैं। ठीक, तो ये आप सभी का ख़त्म हुआ रिलक्टेंस मोटर और हिस्टैटिस मोटर। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स यूनिवर्सल मोटर की। तो यूनिवर्सल मोटर के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिवर्सल मोटर में टाइप की बात करते हैं तो पहला है मोटर इसमें कम्यूटेटर मोटर। तो कम्यूटेटर मोटर में इसका डायग्राम आप सबके सामने है, सर्किट डायग्राम। तो यहाँ पे आप सभी को एक सीरीज फील्ड दिख रहा होगा RSC, यहाँ पर हमने सप्लाई दिया हूँ और ये करंट जा रही है, मोटर है इसलिए आर्मेचर में करंट जाएगी और एक रेजिस्टेंस ऐड किए हैं, इसका आर्मेचर रेजिस्टेंस है, ये बैक ईएमएफ है, ये टर्मिनल है आर्मेचर का A1 A2। तो सीरीज फील्ड, सिंस इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ आर्मेचर हेंस द सेम आर्मेचर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द DC सीरीज फील्ड वाइंडिंग। तो इसमें जो सीरीज फील्ड कनेक्ट होता है वो आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट होता है, तो इसमें जो करंट इसके आर्मेचर में जाती है तो वही करंट इसके सीरीज फील्ड वाइंडिंग से होकर के आती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, तो आगे देखिए, सीरीज फील्ड वाइंडिंग हैविंग वेरी स्मॉल नंबर ऑफ टर्न विथ थिक वायर। तो जो इसका सीरीज फील्ड वाइंडिंग होता है उसमें नंबर ऑफ टर्न बहुत कम होता है और यह थिक वायर मतलब मोटा वायर होता है इसका। टू कीप द रेजिस्टेंस ऑफ DC सीरीज फील्ड वाइंडिंग इज नेग्लिजिबल स्मॉल। तो इस DC सीरीज फील्ड वाइंडिंग का अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो बहुत नेग्लेक्ट मान के चलिए, मतलब बहुत ही कम होता है। तो फाई SC बराबर होता है फील्ड MMF अपॉन रिलक्टेंस। तो फाई SC को आप लिख सकते हैं NIA/S
और जो फाई एस सी होता है वो प्रोपोर्शनल होता है आई ए, मतलब जो करंट आर्मेचर में जा रही है, फ्लो कर रही है वही। और बिफोर सेचुरेशन की हम बात करें तो आई ए को आप देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं वी माइनस ई बी अपान आर ए प्लस आर ए सी। तो अगर हम बिफोर द सेचुरेशन की बात करें तो सभी जानते हैं फॉर डीसी मशीन में जो टॉर्क का फार्मूला होता है वो होता है टी बराबर के फाई आई ए, और फॉर सीरीज मोटर के लिए टी बराबर के फाई एस सी आई ए। तो बिफोर द सेचुरेशन जो फाई एस सी जो सीरीज फ्लक्स होता है वो जो आर्मेचर में फ्लो होने वाली करंट है आई ए की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो टी बराबर हो जाएगा के आई ए इंटू आई ए, तो टी प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई ए के स्क्वायर के। तो पैराबोलिक रिलेशन होता है आफ्टर सेचुरेशन, मतलब सेचुरेशन के पहले तो डायरेक्ट ये रिलेशन होता है, मतलब टॉर्क आई ए के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन आफ्टर सेचुरेशन के बाद जो टॉर्क होता है वो आई ए के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाता है, कुछ इस प्रकार। मतलब ये बिफोर द, जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये बिफोर द सेचुरेशन कंडीशन है, ठीक है। और जब आपका आफ्टर सेचुरेशन कंडीशन की हम बात करें तो आप सभी का जो टॉर्क और करंट, आर्मेचर करंट का जो रिलेशन होता है कर्व का, वो कुछ इस प्रकार हो जाता है पैराबोलिक, ठीक। तो बैक ईएमएफ की हम बात कर लेते हैं। तो बैक ईएमएफ का जो फार्मूला होता है वो होता है एन फाई एस सी पी जेड अपान 60 है, जहाँ पे ई बी है बैक ईएमएफ, पी है नंबर ऑफ पोल, जेड है नंबर ऑफ कंडक्टर, ए है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ये डायग्राम बता ही चुके थे पहले भी, यहाँ पे बनाए हैं इस वजह से कि आप सभी को चीज़ों को समझने में थोड़ी आसानी हो, ठीक हो। तो टी बराबर के फाई एस सी डॉट आई ए, तो इसका जो टॉर्क होता है के फाई एस सी आई ए, देन टॉर्क विल बी पॉजिटिव। तो अगर हम आर्मेचर की टर्मिनल पोलैरिटी चेंज कर दें तब क्या होगा, तो आप देख सकते हैं टर्मिनल को चेंज करने के बाद कुछ इस प्रकार का डायग्राम आप सबके सामने आएगा। तो क्या होगा, आप सबके जो करंट है उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, जो टॉर्क है उसका वैल्यू नेगेटिव आने लगेगा, कुछ इस प्रकार। आगे देखते रहिए क्या होता है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन विल गेट रिवर्स, तो आप सभी का जो रोटर के डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा ड्यू टू कमिंग ऑफ नेगेटिव टॉर्क। तो टी बराबर के फाई एस सी आई ए, यहाँ पे फाई एस सी पॉजिटिव है, आई ए नेगेटिव है, तो टी बराबर आ जाएगा नेगेटिव में। तो आप देख सकते हैं आप सबका पूरा स्टेटर रोटर का ढांचा है। तो पोल आर इज नॉट लेमिनेटेड, ये योक है, पोल सू इज लेमिनेटेड, आप सभी का पोल सू लेमिनेटेड होता है। पोल कोर को आप लेमिनेटेड कर भी सकते हैं और आपका अगर मन नहीं है तो नहीं भी कर सकते हैं। इन जनरल छोटी मशीन में कास्ट आयरन का योग होता है तथा बड़ी मशीनों में कास्ट स्टील का होता है। इन केस ऑफ डीसी, अगर इफ बैटरी डीसी इज अवेलेबल देन योक नीड नॉट रिक्वायर्ड टू लेमिनेटेड। अगर आपको डीसी सप्लाई किसी बैटरी से मिलती है तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप योक को लेमिनेटेड करें। अगर यही चीज़ अगर डीसी सप्लाई आपको किसी पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर से मिलता है तो वहाँ पे मस्ट हो जाता है योक को लेमिनेटेड करना। तो वहाँ पे मस्ट इस वजह से होता है क्योंकि वहाँ पे उस डीसी में रिपल्स जुड़ी होती हैं, उनको फिल्टर करने के लिए हमको लेमिनेट करना पड़ता है। तो डीसी पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर से मिलता है तो रिपल वाली डीसी होगी, देन योक इज रिक्वायर्ड टू लेमिनेटेड। तो उम्मीद करते हैं आप इतना समझ चुके होंगे। देखिए थोड़ा फास्ट इस वजह से चल रहे हैं क्योंकि पहले हम बता दिए हैं कि काफ़ी चीज़ों को कवर करना है। तो हो सकता है इसके बाद हम एक पार्ट वीडियो शाम तक और ला दें। अभी जो है 1 घंटे की क्लास चलाएंगे, इसमें जितने टॉपिक हो पा रहे हैं उतना हो जाएंगे, लेकिन अभी जो शाम को हम एक पार्ट पे और वीडियो बना देंगे मशीन पे ही। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो जैसे ही शाम को वीडियो अपलोड करें नेक्स्ट पार्ट वाला वो भी आप तक पहुंच जाए, ठीक है। लेकिन जितना भी इसमें हो पा रहा है 1 घंटे में, लगभग आप सबका भी आधा घंटा हुआ है, तो उतना चीज़ को कवर कर लेते हैं। बस आप हमारा साथ दीजिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा। तो आर्मेचर इज रिक्वायर्ड टू लेमिनेट, तो यहाँ पे आर्मेचर को रिक्वायर्ड करना मस्ट हो जाता है किस केस में, अगर आपका डीसी सप्लाई किसी पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर से आप प्राप्त कर रहे हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे कि इफ़ डीसी सीरीज मोटर इज सप्लाइड बाय सिंगल फेज सप्लाई देन व्हाट हैपेंड। अगर किसी डीसी सीरीज मोटर में अगर आप सप्लाइड सिंगल फेज एसी देते हैं तो क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, ये है आप सबके सप्लाई एसी सभी जानते हैं समय के साथ इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होता रहता है। तो 0 से पाई वाले अंतराल में टी बराबर के फाई एस सी आइए, तो 0 से पाई वाले अंतराल में आप देख सकते हैं पॉजिटिव होगा फ्लक्स और करंट दोनों। तो पॉजिटिव मतलब आर्मेचर रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन
और पाई से 2 पाई में फ्लक्स और आई ए मतलब आर्मेचर करंट दोनों निगेटिव होगा। देखिए फ्लक्स का जो साइन आर्मेचर करंट का रहेगा वही साइन फ्लक्स का भी रहेगा, सीरीज फ्लक्स का भी रहेगा, क्योंकि वही सेम करंट सीरीज फ्लक्स से भी सीरीज फील्ड वाइंडिंग से भी प्रवाहित होकर के आ रही है, और सीरीज फील्ड वाइंडिंग में करंट प्रवाहित होने के कारण वहाँ पे सीरीज फ्लक्स इंड्यूज होता है। तो ये भी निगेटिव निगेटिव तो पॉजिटिव आ जाएगा, मीन्स अब भी आर्मेचर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ठीक, तो टी बराबर के फाई एस सी आई ए। इफ़ सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज तो देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो आप सभी का दुगना हो जाता है 100 हर्ट्ज। अब ये इसका वेव फॉर्म है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। इन बोथ केस टॉर्क विल बी पॉजिटिव एंड इट विल रोटेट इन द सेम डायरेक्शन। दोनों केस में चाहे डीसी हो फिर चाहे एसी हो, टार्क हमेशा आपका पॉजिटिव आना है, और जो आपका रोटर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर बोले तो सेम डायरेक्शन में रोटेट करेगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द मशीन इज 2 टाइम्स ऑफ द इनपुट सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो जो इसके आउटपुट का फ्रीक्वेंसी है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी का दुगना आएगा। दीज आर वेरियस प्रॉब्लम अकर इन मशीन आफ्टर गिविंग एसी सप्लाई। यहाँ पे आप अगर एसी सप्लाई देते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकते हैं, जैसे कि ड्रॉबैक में आप देख सकते हैं। ड्रॉबैक में द एफिशिएंसी इज लो ड्यू टू हिस्टेटिस एंड ईडी करंट लॉसेस। आप सभी की एफिशिएंसी की वैल्यू कम आएगी, किसके वजह से? हिस्टेटिस और ईडी करंट लॉसेस की वजह से। पॉइंट नंबर 2 है द पावर फैक्टर विल बिकम लो ड्यू टू द लार्ज रिएक्टेंस ऑफ द फील्ड एंड आर्मेचर वाइंडिंग। तो इसका जो पावर फैक्टर की वैल्यू है वो लो आएगा, किसके वजह से? लार्ज रिएक्टेंस वैल्यू की वजह से। रिएक्टेंस कहाँ से आ रही है? फील्ड वाइंडिंग से आ रही है और आर्मेचर वाइंडिंग से आ रही है। सभी जानते हैं वाइंडिंग एक प्रकार का इंडक्टेंस होता है, कॉइल होता है, तो उसमें इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से इंडक्टिव रिएक्टेंस पैदा होगा। ठीक, पॉइंट नंबर 3 है ड्रॉबैक का। तो पॉइंट नंबर 3 है द स्पार्किंग एट द ब्रूसेस इज वेरी हाई ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ कम्यूटेशन will be poor and temperature of the machine will increase, and if after giving single phase AC supply the machine is left for a long time then it will be permanently damaged। तो अगर आप AC सप्लाई देते हैं तो इसके ब्रूसेस पे स्पार्किंग होगा। स्पार्किंग होने की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगा? कम्यूटेटर जल सकता है और पुअर कम्यूटेशन होगा, टेम्परेचर राइज होगा, मशीन आपकी ख़राब हो जाएगी। किसके वजह से? अगर आप सिंगल फेज की AC सप्लाई देते हैं तो। आगे देखिए पॉइंट नंबर 4 ड्रॉबैक का। इन आयरन लॉस इन द फील्ड पोल विल आल्सो इंक्रीजेज इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस डिफिकल्टीज फॉलोइंग मॉडिफिकेशन आर रिक्वायर्ड। अगर आप एसी सप्लाई देते हैं तो फील्ड पोल में आयरन लॉसेस की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी फॉलोइंग मॉडिफिकेशन आर रिक्वायर्ड। तो इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए आपको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप हिस्टेटिस लॉसेस का फार्मूला पहले भी बता दिए थे, WH बराबर ईटा बी मैक्स 1.6 F इंटू वैल्यूम। ईडी करंट लॉसेस का फार्मूला होता है ईटा बी मैक्स स्क्वायर F स्क्वायर टी स्क्वायर वैल्यूम। अगर कोर लॉसेस की हम बात करें तो यहाँ पे हिस्टेटिस लॉसेस और प्लस ईडी करंट लॉसेस दोनों को मिला करके आप सभी का कोर लॉसेस आता है। अगर बी मैक्स की वैल्यू कम आता है, मतलब फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू अगर कम आता है, तो आप सभी का हिस्टेटिस लॉसेस और ईडी करंट लॉसेस दोनों की वैल्यू कम आएगी। In order to reduce the ED current losses in the field pole, it is required to laminate as well as maximum flux density Bmax should also be reduced। अगर आप चाहते हैं कि ED current losses की वैल्यू कम हो जाए तो आप सभी को फील्ड पोल को लेमिनेट करने की ज़रूरत होगी। इससे मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू कम हो जाएगा, जिसके वजह से आप सभी का ऑटोमेटिक ED करंट लॉसेस, हिस्टेटिस लॉसेस और कोर लॉसेस की वैल्यू कम हो जाएगी। By minimizing the maximum flux density, hysteresis loss will also minimize। तो आप फ्लक्स डेंसिटी को मिनिमाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज करके हिस्टेटिस लॉसेस की वैल्यू को कम कर सकते हैं। तो फ्लक्स डेंसिटी होता है 5 मैक्स अपॉन AI, जहाँ पे AI एरिया होता है। अगर आप एरिया की वैल्यू बढ़ाएंगे तो भी आप सभी का फ्लक्स डेंसिटी घटेगा। अगर आप डायरेक्ट फ्लक्स की वैल्यू घटा देते हैं तो भी आप सभी का फ्लक्स डेंसिटी घटेगा। इससे क्या होगा? आप सभी का कोर लॉसेस की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, पैरेलल पाथ की संख्या बढ़ाने का मतलब आर्मेचर कंडक्टर की संख्या बढ़ जाती है।
तो ये है आप सभी का पैरेलल पाथ, ये आप सभी का कम्यूटेटर है, ये ब्रूश है और इधर से आपका करंट आ रहा है और ये पैरेलल पाथ हम बढ़ा रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, पैरेलल पाथ की संख्या बढ़ाने का मतलब होता है कि आर्मेचर कंडक्टर की संख्या बढ़ जाती है। द फील्ड कोर इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ ए मटेरियल हैविंग लो स्टैटिस लॉस एंड इट इज मेड लेमिनेटेड टू रिड्यूस द ईडी करंट लॉसेस। तो जो आप का फील्ड कोर होता है वो ऐसे मटेरियल का बनाया जाता है जिससे कि स्टैटिस लॉसेस कम आए और उसको हम लेमिनेट भी कर सकें। अगर लेमिनेट आप कर देते हैं किसी भी मटेरियल को तो वहाँ पे ईडी करंट लॉसेस की वैल्यू कम हो जाती है। और पॉइंट नंबर 2 देखिए, पॉइंट नंबर 2 है द फील्ड वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड विथ स्मॉल नंबर ऑफ टर्न, द फील्ड पोल एरिया इज इंक्रीज सो दैट फ्लक्स डेंसिटी इज रिड्यूज। तो अगर आप फील्ड वाइंडिंग जो प्रोवाइड कर रहे हैं तो अगर उसको स्मॉल नंबर ऑफ टर्न कर देंगे और फील्ड पोल का एरिया अगर आप बढ़ा देते हैं तो फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू कम हो जाएगी और फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू कम होने की वजह से जो आप सभी का आयरन लॉसेस आ रहा है, आयरन लॉसेस में 2 लॉसेस आते हैं, एक आता है ईडी करंट लॉसेस और एक होता है स्टैटिस लॉसेस, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और उसके वजह से जो रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट देखिए आगे पॉइंट नंबर 3, ये देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, सारी बातें यूनिवर्सल मोटर की कर रहे हैं। ठीक है, कि अभी आपका यूनिवर्सल मोटर चल रहा है। तो व्हेन फ्लक्स डेंसिटी इज रिड्यूज द फ्लक्स इज रिड्यूज एंड ड्यू टू रिडक्शन ऑफ फ्लक्स टॉर्क विल रिड्यूज। तो फ्लक्स डेंसिटी को घटाने से आप सभी का फ्लक्स डेंसिटी घटाने से क्या होगा, आप सभी का तो जो फ्लक्स का टॉर्क बनता है फ्लक्स की वजह से उसकी वैल्यू भी ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगी। बाकी आपका आयरन लॉस और स्टैटिस लॉस, एडी करंट लॉस की वैल्यू कम हो ही रही है फ्लक्स डेंसिटी के रिड्यूस होने पर, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स डेंसिटी के। एडी करंट में क्या होता है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है और स्टैटिस लॉसेस में क्या होता है उसके घात 1.6 मतलब घात रहता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। पॉइंट नंबर 4 है यूनिवर्सल मोटर में टू increase the torque number of parallel path is increased by increasing the number of conductor। तो अगर आप चाहते हैं कि टॉर्क की वैल्यू बढ़ जाए तो आप सभी को नंबर ऑफ पैरेलल पाथ की वैल्यू बढ़ानी होगी नंबर ऑफ कंडक्टर को इंक्रीज करके, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है। ये देखिए ऐसा, अगर आपको चाहिए और टॉर्क तो आप और पैरेलल पाथ बढ़ाइए और नंबर ऑफ कंडक्टर यहाँ पे यूज कीजिए दोनों कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में। पॉइंट नंबर 5 है विथ एसी सप्लाई देयर इज स्पार्किंग एट द कम्यूटेटर एंड ब्रूसेस सेगमेंट मीन्स कम्यूटेशन बिकम पुअर एंड देयर इज इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। तो एसी सप्लाई यूज करने पर कम्यूटेटर पर स्पार्किंग होता है और कम्यूटेटर और ब्रूस सेगमेंट पर स्पार्किंग होता है, जिससे कि कम्यूटेशन आप सभी का पुअर हो जाता है और जो आर्मेचर रिएक्शन होता है आर्मेचर रिएक्शन होने लगता है। आर्मेचर रिएक्शन मतलब ये है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आदि आने लगते हैं। ठीक, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन देयर बाय इम्प्रूविंग कम्यूटेशन एंड रिडक्शन आर्मेचर रिएक्शन ए कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज यूज, दिस वाइंडिंग इज पुट इन द स्टेटर स्लॉट्स। तो हम देखिए जो आर्मेचर रिएक्शन होने लगता है इसको रिड्यूस करने के लिए या फिर इसको इम्प्रूव करने के लिए, कम्यूटेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम आर्मेचर वाइंडिंग देखिए पोल 2 में कंडक्टर नंबर ऑफ कंडक्टर रखते हैं ताकि आप सभी का आर्मेचर रिएक्शन कम हो सके। वही चीज़ हम लिखे हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन दियर बाय इम्प्रूव कम्यूटेशन एंड रिड्यूसिंग आर्मेचर रिएक्शन ए कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज यूज। तो आर्मेचर रिएक्शन और कम्यूटेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं। दिस वाइंडिंग इज पुट इन स्टेटर स्लॉट्स, ये वाइंडिंग आप सभी के स्टेटर स्लॉट्स में रखे जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट द एक्सियल ऑफ द कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल विथ द मेन फील्ड एक्सिस, इट मे बी कनेक्टेड इन सीरीज विथ बोथ द आर्मेचर एंड फील्ड। तो जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होता है वो 90 डिग्री इलेक्ट्रिकली डिस्प्लेसमेंट होता है मेन फील्ड एक्सिस से। इट मे बी कनेक्टेड, इसको आप सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हैं और आर्मेचर के मतलब आर्मेचर के भी और फील्ड के भी दोनों के सीरीज में आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग को। ठीक, व्हेन द कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ आर्मेचर द कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज कॉल्ड कंडक्टिवली कंपनसेटेड।
अगर जब आप सभी का कंपनसेटेड वाइंडिंग डायरेक्टली कनेक्ट होता है आर्मेचर से तो उसको आप कहेंगे, उस कंपनसेटिंग वाइंडिंग को आप कहेंगे कंडक्टिवली कंपनसेटेड वाइंडिंग। अगर व्हेन इट इज नॉट इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड देन इट इज कॉल्ड इंडक्टिवली कंपनसेटेड। अगर आप सबका कंपनसेटेड वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं है तो उसको आप इंडक्टिवली कंपनसेटेड वाइंडिंग कहेंगे। ठीक, तो डायग्राम आप सबके सामने ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है, तो आप देख सकते हैं सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, ये कंपनसेटेड वाइंडिंग है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग सीरीज फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट है इलेक्ट्रिकली। तो वही हम लिखे हैं केस फर्स्ट, इन दिस केस द कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द आर्मेचर, हेंस दिस टाइप ऑफ कंपनसेटेड वाइंडिंग इज कॉल्ड कंडक्टिवली कंपनसेटेड वाइंडिंग। तो इसका हिंदी क्या बताना, वही चीज़ हम जस्ट अभी बोले थे, वही चीज़ इंग्लिश में लिखे हैं। आगे देखिए, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग का इम्पीडेंस है तो उसका रेजिस्टेंस और उसका रिएक्टेंस, तो जेड एस सी बराबर आर एस सी प्लस जे एक्स एस सी इम्पीडेंस ऑफ सीरीज फील्ड वाइंडिंग, और यहाँ पे है जेड सी मतलब ये इम्पीडेंस ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग, जेड आर सी द सी मतलब कंपनसेटिंग वाइंडिंग, तो उसका रेजिस्टेंस और उसका रिएक्टेंस आर सी प्लस जे एक्स सी। तो जेड ए मतलब आर्मेचर का इम्पीडेंस है, आर ए प्लस जे एक्स ए इम्पीडेंस ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग विल मिनिमाइज द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। तो जो आप का कंपनसेटिंग वाइंडिंग होता है ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आर्मेचर रिएक्शन के, जो आर्मेचर रिएक्शन का दो कंपोनेंट होता है, एक होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और एक होता है डी मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होता है ये आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को मिनिमाइज करता है, मतलब कि कम करता है। ठीक है, तो आगे देखिए इंडक्टिवली कंपनसेटेड वाइंडिंग की हम बात कर लेते हैं। अभी तो हो गया आपसे कंडक्टिवली कंपनसेटेड वाइंडिंग। अब इंडक्टिवली कंपनसेटेड वाइंडिंग का डायग्राम आप सबके सामने है, सिंगल फेज का सप्लाई दे रहे हैं, ये आप सभी का फील्ड इंपीडेंस है आर एस सी प्लस जे एस एस सी, और ये इंडक्टिवली कंपनसेटेड वाइंडिंग है, जेड सी बराबर आर सी प्लस जे एक्स सी। आर्मेचर है आप सबके सामने, ये टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है। जब आप एक बार यूनिवर्सल मोटर पर अगर डीसी सप्लाई यूज करते हैं तो डीसी सीरीज का है, अगर एसी सीरीज यूज करते हैं तो एसी सीरीज का है। ठीक, अलग अलग सप्लाई प्रयोग करने पर अलग अलग ये वेव फॉर्म आएगा स्पीड टॉर्क के बीच में। तो द डीसी सीरीज मोटर आफ्टर सर्टेन मॉडिफिकेशन व्हेन इट इज यूज्ड इन एसी आल्सो देन इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल मोटर। तो द डीसी सीरीज मोटर आफ्टर सर्टेन मॉडिफिकेशन व्हेन इट इज यूज्ड इन एसी आल्सो देन इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल मोटर। तो जो आप का डीसी सीरीज मोटर होता है मॉडिफिकेशन के बाद अगर हम उसको एसी सप्लाई देकर भी प्रयोग कर लेते हैं तो इसी को कहते हैं यूनिवर्सल मोटर। तो कहने का मतलब है यूनिवर्सल मोटर जो होता है वो एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों पे वर्क करता है। ठीक, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिवर्सल मोटर आर वेरी मच सिमिलर टू दोज ऑफ डीसी सीरीज मोटर। तो जो यूनिवर्सल मोटर होता है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स अभिलक्षण होते हैं वह सिमिलर होता है डीसी सीरीज मोटर के जैसा। ठीक, आगे देखिए एसी सीरीज मोटर डेवलप लेस टॉर्क देन डीसी सीरीज मोटर। तो जो आप सभी का एसी सीरीज मोटर होता है वो टॉर्क अगर हम बात करें तो जो डीसी सीरीज मोटर होता है उससे कम टॉर्क प्रोड्यूस करता है या फिर डेवलप करता है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द आइदर द पोलैरिटी ऑफ सीरीज फील्ड वाइंडिंग और द पोलैरिटी ऑफ आर्मेचर टर्मिनल। तो अगर आपको यूनिवर्सल मोटर के डायरेक्शन को चेंज करना है तो आप क्या काम करिए, सीरीज फील्ड वाइंडिंग का पोलैरिटी या फिर आर्मेचर टर्मिनल का पोलैरिटी चेंज करके आप यूनिवर्सल मोटर के रोटेशन के डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो स्पीड होता है वो होता है के वी आई ए आर ए अपान के फाई। अगर सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू अगर घटाएंगे तो स्पीड की भी वैल्यू घट जाएगी। या अगर आप डीसी मोटर पढ़े होंगे तो वहाँ पे ये फार्मूला आपको ज़रूर देखने को मिला होगा। स्पीड कंट्रोल ऑफ यूनिवर्सल मोटर इज बेस्ट ऑब्टेन बाई सॉलिड स्टेट डिवाइस बाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो अगर आप यूनिवर्सल मोटर का स्पीड कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा जो मेथड है सॉलिड स्टेट डिवाइस है। इसमें क्या करते हैं हम वोल्टेज को कंट्रोल करके स्पीड को कंट्रोल करते हैं। ठीक, वी नो दैट 3 फेज मशीन और सिंक्रोनस मशीन मैक्सिमम अगर स्पीड की हम बात करें तो 3000 आरपीएम होता है। एनएस बराबर होता है सिंक्रोनस स्पीड बराबर होता है 120 F/P। तो स्पीड ऑफ 3 फेज मोटर लाइक सिंक्रोनस मोटर कैन बी चेंज बाय फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। तो आप 3 फेज
सिंक्रोनस मोटर का जो स्पीड है उसको आप फ्रिक्वेंसी कंट्रोल से भी आप चेंज कर सकते हैं या फिर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ सिलेंड्रिकल टाइप सिंक्रोनस मोटर इज 3000 RPM। तो सिंक्रोनस मोटर का जो मैक्सिमम स्पीड होता है वो होता है 3000 RPM, बट इन केस ऑफ यूनिवर्सल मोटर द स्पीड अप टू 2000 RPM कैन बी ऑब्टेन एंड द स्पीड ऑफ यूनिवर्सल मोटर डिड नॉट कंट्रोल्ड बाई चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। लेकिन यूनिवर्सल मोटर का जो स्पीड होता है मैक्सिमम वो 2000 RPM होता है और कैन बी ऑब्टेन एंड द स्पीड ऑफ यूनिवर्सल मोटर डिड नॉट कंट्रोल्ड चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। तो आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करके यूनिवर्सल मोटर के स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जबकि सिंक्रोनस मोटर में फ्रीक्वेंसी को चेंज करके आप सिंक्रोनस मोटर के स्पीड को चेंज कर सकते हैं या फिर बोले तो कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए यूनिवर्सल मोटर का यूज या फिर बोले तो एप्लीकेशन। तो यूनिवर्सल मोटर इज सिंपल एंड चीप एंड इट्स रेटिंग अप टू 750 की वाट। तो यूनिवर्सल मोटर सिंपल होता है, चीप मतलब सस्ता होता है, और इसकी रेटिंग की अगर हम बात करें तो 750 वाट तक इसकी रेटिंग होती है। एप्लीकेशन की चलिए बात कर लेते हैं।